अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन द क्लास नंबर 36। आज की क्लास जैसा कि टॉपिक से नज़र आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने लिखा हुआ है एंट्री मॉडल्स, बड़ा सारा आप बोल्ड वर्ड्स में नज़र आ रहा होगा। सो सारा कुछ आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आज से हम सीखना शुरू करेंगे। ऑल्दो आप लोग माशाल्लाह से मार्केट को प्रिडिक्ट करने के काबिल हैं। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने सीखा, साथ साथ चलते रहे, असाइनमेंट्स बनाई, ईच एंड एवरीथिंग को फॉलो किया विच वाज टोल्ड यू इन द क्लासेस बाय मी। सो आज से हम मज़ीद इसको रिफ़ाइन करेंगे। एंट्रीज़ को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, कौन से लेवल पे, कौन सी कैंडल पे एग्जीक्यूशन होगी, कैसे एग्जिट होगा। दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुडे एंड द डे आफ्टर टुडे इंशाल्लाह। जितने भी दिन इसमें लगते हैं हम इसको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। ये बेस्ड ऑन एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, वीएसए प्लस वाइकॉफ, जो कुछ यानी हमने अब तक पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने इसमें नया डाल दिया होगा। कोई बिल्कुल नया बंदा है या बिल्कुल कोई पुराना पर्सन है। देखें, मार्केट्स जो हैं, ट्रेडिंग मार्केट्स, हमारा जो बेसिकली मेथड है वो आज से भी तकरीबन 120 साल पुराना मेथड है। स्टिल हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो मार्केट में वर्केबल है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट इवन आफ्टर अ सेंचुरी। सो अगर आपको लगता है कि आप कभी मार्केट को सीख नहीं पाएंगे या आपको मुश्किल लग रहा था, तो इट इज़ नो मोर। आज के दिन से इंशाल्लाह मार्केट्स आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आपको पता हो कि कब कहाँ से आपने क्या एग्जीक्यूशन करनी है या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो ठीक लेवल से होनी चाहिए। तो आज के दिन इंशाल्लाह ये जो है हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि भाई हमने एग्जीक्यूशन एक्चुअल में करनी कहाँ से, हमें ये पता चल जाए। सबसे पहले तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एसएमसी वाले कॉन्सेप्ट्स को, आईसीटी वाले को, सबको देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो एंट्री है ना, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो एंट्री है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे जो पुल बैक होता है, वो एंट्री है। सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा इजी टू प्रिडिक्ट है। वन मोर थिंग आई वांट टू इंक्लूड हेयर, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है और इधर रेंज कर रही है। अब लोग ये समझते हैं कि यार इधर तो इसने आना नहीं है, इधर से ही निकल जाएगी, मैं इसको यहीं से पकड़ लूँ। इसके चक्कर में एक रेंजिंग मार्केट के अंदर ट्रेड लगा के फंसा लेते हैं और बाद में मार्केट नीचे आ जाती है या फिर दोबारा रेंज करना शुरू कर देती है। अभी सिर्फ ये जो पॉज प्लस ओबी वाला मॉडल है, ये एसएमसी बेस्ड एंड प्लस प्लस प्राइस एक्शन बेस्ड है। आप ये रेंज में भी एंट्री कर सकते हैं इधर से भी। वो हमने पढ़ा था ना, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन और उसमें स्प्रिंग वगैरह, वो हम चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सबसे आसान। एक ट्रेंडिंग कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट्स लेट सपोज यहाँ पे आ गई अपने ऑर्डर ब्लॉक पे। आप यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक निकाल के बैठे थे, प्राइसेस आती हैं तो आप 135 किसी भी टाइम फ्रेम में, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन या वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो ऑफकोर्स 1 मिनट की कैंडल भी हो सकता है कि 40 पिप्स की हो, तो आप 1 मिनट में ही देखें, इससे छोटा आप जा नहीं सकते। अगर वॉलेटिलिटी कम है, आपको अगर 5 मिनट की कैंडल भी 10 पिप्स की या 15 पिप्स की मिल रही है, तो आप 1 मिनट में ना जाएं, फिर आप 5 मिनट्स को ही देखें। नेवर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, always we have to be flexible, right? यहां प्राइसेस आएंगी तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड पे मार्केट का एक लो लगाने के बाद जैसे ही अपने लेवल हाई को ब्रेक करती है तो यहां से हम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री। डबल कंफर्मेशन है ये। डबल कंफर्मेशन किस तरह से है, एक तो पहले ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, दूसरा प्राइसेस पुल बैक पे आई हुई हमारे पास। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ये 70% प्लस एक्यूरेसी। अब देखें, मार्केट कहीं से मूव करती है नहीं करती, आप हर किसी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब ये सिर्फ एंट्री मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट ने यहाँ से भी इतना ऊपर जाना था, आप इधर से भी बाय कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक सेल कर सकते थे। नो, जैसे जो सबसे बेस्ट एंट्रीज है ना वो बताऊंगा। बाकी ये वाली विद द एक्सपीरियंस, विद द हेल्प ऑफ लाइव सेशंस जो हम डेली कर रहे होते हैं, इन मूव्स पे भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी जो हमारा मकसद है वो आइडियल एंट्रीज, यानी कि आपके पास एक ट्रेड प्लान हो कि मैं ये करने बैठा हूं इधर,
ठीक है, ये वाली जो है ना, ये रेंज के अंदर या पुल बैक्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड आपको क्लियर आइडिया होगा कि यार मैं इसलिए बैठा हूँ, ये लेवल मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई डोंट केयर वेयर इट गोस, जाने दो। अच्छा जी, प्राइसेस पुल बैक पर आती हैं आप इस जगह से। अब देखें, एक तो ये चेंज ऑफ करेक्टर रिसेंटली हुआ है, दूसरा बड़े टाइम फ्रेम का ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, और 70% एक्यूरेसी वाली डिमांड इधर मौजूद थी या इससे ज़्यादा वाली। इस जगह पे आके प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया और ये पुल बैक मिला, तो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी ट्रेड यहाँ से बनेगी, जिसका टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज की हुई थी मार्केट ने, आपको लग रहा है कि इधर तो बहुत तगड़ी सप्लाई मौजूद है, तो पहला टारगेट यहाँ पे भी लिया जा सकता है। बॉस प्लस ओबी वाली एंट्री को हमने अभी अभी देखा, इसके रूल्स पढ़ते हैं और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग व्यू खोल के वहाँ पे मार्केट में इस तरह की एंट्रीज को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है वो दिखाता हूँ। आफ्टर अ हायर टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जैसे मैंने डिस्कस किया 1 आवर का हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लिया, उसका ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया, मार्केट यूजुअली रिट्रेसेस टू द ऑर्डर ब्लॉक दैट कॉज्ड द इंपल्स, दिस ओबी एक्ट्स एज अ डिसीजन पॉइंट। ये जो हमने अभी भी बनाया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इस तरह से लिया था। एग्जीक्यूशन कब होगी? वेट फॉर द प्राइस टू रिटर्न टू द ओबी, देन ड्रॉप टू द लोअर टाइम फ्रेम 1 से 5 मिनट तक, and enter only after a bullish or bearish change of character depending on the direction, of course, external liquidity or previous high low। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमने यही कहा था ना कि इस तरह अगर मार्केट नीचे आई है, इधर से प्राइस ने एक लो लगाया चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, यहाँ से हम बायर हो गए, इस तरह एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है, इसको टारगेट करेंगे। या फिर अगर इधर मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेंज बनाई हुई है एंड यू नो कि यार बहुत अग्रेसिव सप्लाई है इधर, तो इधर आके आप एग्जिट कर दें, ओनली इफ यू आर गेटिंग अ हायर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इधर आप एग्जिट कर दें। ठीक है, ये है 1 आवर से 5 मिनट या 1 मिनट में जाकर एंट्री को एग्जीक्यूट करना, सबसे ज़्यादा आसान है, मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ईजी। इसको मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू को खोल के यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से ये एंट्री की जा सकती है और कौन सी कैंडल्स जो आपको एंट्री प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगी, जैसे हमने रिवर्सल पैटर्न्स या रिवर्सल कैंडल्स में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा जी, लेट मी शिफ्ट इनटू द 1 आवर। 1 आवर के अंदर हमने क्या निकालना है जी? ऑर्डर ब्लॉक या कोई डिमांड एरिया, कुछ भी इस तरह का। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें यहाँ पे फ़िलहाल बहुत अच्छा मार्केट का ट्रेंड चला हुआ है। इस वक्त हम जो ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो ये एरिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डिमांड वगैरह है, सो ऑन चीज़ें हैं काफ़ी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये है। अब इस जगह पे हमने क्या करना है, इफ़ प्राइसेस आर कमिंग डाउन, यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर होती है, नीचे आती हैं प्राइसेस, इधर आ जाएं, हम शिफ्ट करेंगे इन टाइम फ्रेम्स के अंदर 1 से 5, किसी भी एक टाइम फ्रेम में। अब 1 को प्रेफर करना है या 5 को करना है या 3 को, वो मैंने आपको बताया है कि अगर कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं, यानी 40-40 20-20 पिप्स की 1 मिनट में ही बनी जा रही हैं, तो 5 मिनट की कैंडल जब तक बनेगी वो तो इधर जाके क्लोज हो जाएगी, तो आपको तो ट्रेड का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप 1 मिनट के सिग्नल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्लो है मार्केट, हल्की हल्की नीचे आ रही थी, और यहाँ से जो कैंडल बनती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, और 5 मिनट वाली कैंडल भी छोटी बनती है इस तरह से, जो कि 20-25 पिप्स की है, यानी कि जो कैंडल हम देख रहे हैं सिग्नल के लिए, समझ लें कि उस कैंडल के जितना हमने स्टॉप लॉस देना है, और वो देना पड़ेगा, जाहिर बात है। तो जितनी छोटी कैंडल होगी उतना हमें फ़ायदा होगा, बड़े टाइम फ्रेम की हो और छोटी हो, ये हमें बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करता है। 5 मिनट तक मार्केट को टाइम दिया गया और वो उस 5 मिनट में अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो ग्रीन क्लोज हो गई है, कन्फर्म हो गया कि ग्रीन क्लोज हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं, प्राइस आती है 5-3-1 किसी भी मिनट में, जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपने टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देनी है। इधर आ गई प्राइसेस, यहाँ से अगर बुलिश जाके चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अगर चेंज ऑफ करेक्टर, सबसे इजी जो पहला मेथड है, बाकी तो हम बाद में देखेंगे ना, ये सबसे आसान है।
अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया उसके बाद आप यहाँ से फिब पकड़ेंगे। ये अगर आपको नहीं पता लग रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप फिब पकड़ेंगे, यानी लेवल का ही नहीं आपको पता लग रहा ना, आप फिब पकड़ेंगे इस तरह से डाउन टू अप साइड, यानी बुलिश साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो अप साइड पे निकालेंगे। इस जगह पे आपने एरिया देखना है, आपका एरिया ऑफ सपोर्ट जो है या गोल्डन एरिया जो निकल रहा है, या फिर इन दिस केस हम डिस्काउंट एरिया देख लेंगे यहाँ पे, जो 0.6 to 7 के दरमियान है, इसको हमने प्रेफरेंस देनी है। अब अगर मार्केट इस वाले सप्लाई से होकर नीचे आती है तो इस जगह से हम इसमें बायर होंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लाइक दिस। अगर हमें नजर आ रहा है कि यार इस जगह पे बहुत लंबी रेंज हुई हुई थी और ये पैटर्न कुछ इस तरह बना हुआ है कि इधर जो है ना रेंज हो कि काफी तगड़ी रेंज बना के मार्केट ने बहुत अच्छी सप्लाई इधर बनाई हुई, 100% एक्यूरेसी वाली सप्लाई है, तो फिर आप इस जगह पे अपना फर्स्ट टारगेट ले लेंगे, जैसा यहाँ पे रियल केस में हुआ भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे अगर हम देखें, अच्छा इस जगह पे नोट कीजिए, ये वाली एक अच्छी डिमांड है। अगर प्राइसेस को तोड़ देती हैं तो बाद में प्राइस जब ऊपर जाएंगे ना तो यही एज अ सप्लाई भी काम कर रही होगी, उतनी तगड़ी सप्लाई भी बनेगी। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फ्रॉम हेयर। अगर इधर से बायर हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी वो जो है ना रिवार्ड मिल रहा होगा। ओके ये है हमारे पास फर्स्ट। अब नेक्स्ट जाके देखते हैं, ये कार्टर ब्लॉक हमने निकाला है, उसके अंदर फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइनमेंट वगैरह करने के बाद जो भी देखा। सेकंड चीज है हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप प्लस चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री। कंसेप्ट हमारे पास क्या है, यार प्राइस ग्रैब्स लिक्विडिटी अबव इक्वल हाइज और लोज। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों साइड पे सेम ऐसे ही होगा, यानी अगर मार्केट बुलिश है अगर बेरिश है, दोनों कंसेप्ट में ऐसा ही है। अगर कहीं पे बेरिश भी आया ना तो इस तरह से आपने सेम कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक अपना निकालना है। प्राइस यहाँ पे जाती है, आप इसमें लास्ट हाई ये लगा, यहाँ से लगा, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे हुआ, तो ये हमने देख लिया कि ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट है या चेंज ऑफ करेक्टर है मार्केट का दोबारा से डाउन साइड पे। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ फिर रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करके यहाँ पे गोल्डन एरिया या प्रीमियम एरिया से सेल देख सकते हैं कौन सी कैंडल्स पे, जो रिवर्सल कैंडल्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी बताया गया है, जैसा कि एक अदद एनगल्फिंग कैंडल हो सकती है, एक अदद शूटिंग स्टार हो सकता है, ट्वीजर टॉप हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, हैंगिंग मैन हो सकता है। ये सारे पैटर्न्स हैं जो आपके लिए सेल में एंट्री लेने पे काम करेंगे। अच्छा जी, प्राइसेस ग्रैब्स लिक्विडिटी अबव इक्वल हाइज और बिलो इक्वल लोज, ट्रैप जोन, जिसको हम बियर्ड बुल ट्रैप वगैरह भी पढ़ चुके हैं। देन रिवर्सेस, इट इज वेयर स्मार्ट मनी हंट्स स्टॉप लॉसेस। आपकी एंट्री कहां से होगी, वंस द स्वीप हैपेंस वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर टू कंफर्म द रिवर्सल, एंट्री इज टेकन ऑन रिट्रेसमेंट आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद किस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट आपके पास इस तरह से बुलिश है, यहाँ पे एक हाई लगा, उसके बाद प्राइस क्या करती हैं, यहाँ पे ये रेंज स्टार्ट कर देती हैं इस तरह से। इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे होने के बाद अप साइड से लिक्विडिटी स्वीप होती है और एक कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है। अब आपने फॉरन एंट्री कर देनी है क्या, नो। इस मेथड के अकॉर्डिंग यू विल जस्ट वेट, प्राइस नीचे आए, इस तरह से आ जाए, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, यानी अ चेंज ऑफ करेक्टर मस्ट बी फॉलोड बाय अ लिक्विडिटी स्वीप। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है इसके बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर हो, देन प्राइसेस पुल बैक के लिए जाएं, गोल्डन एरिया या फिर प्रीमियम एरिया, यहां से आप वही सिग्नल्स देखेंगे, उन्हीं की बेस पे इस तरह सेल करेंगे। यानी इस वाले कंडीशन में पहले तो हम क्या थे, एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे कि ओबी पे प्राइसेस आई, यहां पे हमने ट्रेड देखी, बट इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन वी आर एग्जीक्यूटिंग आवर ट्रेड्स आफ्टर अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, व्हेन अ ट्रेंड इनिशिएट्स मूवमेंट
followed by a fake breakout, either upside, either downside. समझ आ रही है इसकी, को नहीं आ रही? क्यों भाई? यस सर, कितने लोगों को ये दो मॉडल जो मैंने आपको बताए इनकी समझ आई है? ओके, वेरी गुड। आसान है, मैंने जितना आपको पहले बताया हुआ है ना, जितनी चीज़ें वो अगर आप जानते हैं ना, आपके दिमाग में वो बैठी ना, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री मॉडल बहुत आसान है। ये तो मैंने बल्कि यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो डाली थी, आप लोगों को लिंक्स भी दिए थे उसके। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जो है ना अच्छी एंट्री मिलती है। शर्त ये है यहाँ पे जो सप्लाई या डिमांड या जो ऑर्डर ब्लॉक था बेसिकली पहले, वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो। एक ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश, अच्छी एक्यूरेसी वाला था, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया लाइक दिस। बाद में यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हमें एक अदद सेल ट्रेड मिलती है डाउन साइड के लिए, और इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। तीसरा मॉडल बेसिकली जिसमें हम एक ऑर्डर ब्लॉक के इनवैलिड होने पे एंट्री करते हैं। इसकी आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बड़े टाइम फ्रेम में ना ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, तो कहीं पे कोई छोटे टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हो जिसको प्राइसेस ने ब्रेक किया, फिर वहीं से दोबारा बुलिश कंटिन्यूएशन स्टार्ट की, लाइक 5 मिनट में वी डोंट सी एनी हेयर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बड़े टाइम फ्रेम से छोटे में जाना पड़ेगा मज़ीद, लाइक 3 मिनट को देखते हैं। इफ़ वी हैव हेयर, let's suppose कि this is our order block। इन द केस हम इसको मान लेते हैं, ये वाली कैंडल जो टॉप पे है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब इसके अंदर मतलब नीचे से आके मान लेना हमने इसके इसमें चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, इसके नीचे आ गया प्राइस, इतना नीचे आ गया। एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला एरिया हमने ले लेना एज एन ऑर्डर ब्लॉक, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसकी कंडीशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना ये पीछे ये बड़ा हाई लगा हुआ है, हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ये इतना एरिया लेंगे ऊपर वाला। इसको असल में जो यहाँ पे बनता है ना ऑर्डर ब्लॉक इस तरह की कंडीशन में, वो बनता है ये पूरी कैंडल, ये इतना एरिया बनता है, लेकिन हम इसको रिफाइन करके सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही रखते हैं, इतना सा, बस ये इतना कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस, मान लें कि प्राइस ने इसको कर दिया ब्रेक। प्राइस ने जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे जाके मैं क्या रेंज रोज की है, यहाँ पे भी वो एग्जैक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक वाला और ब्रेकर ब्लॉक वाला एंट्री मॉडल है ना, वो यहाँ पे मतलब बन नहीं रहा एज सच के। मैं आपको कहूँगा बहुत अच्छा ये एक मॉडल है, वो ये बन नहीं रहा। लेकिन इसी तरह से होता है कि प्राइस अगर यहाँ पे क्लीन इसको ब्रेकआउट कर दें लाइक दिस, तगड़ा सारा, और ये मैंने आपको बताया भी होगा, इसमें मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे कहीं होगा, ये मैंने पढ़ा हुआ था ब्रेकर ब्लॉक पे जो है वो एंट्री, बुलिश एंट्री, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें मिल जाएगी इस पे कि एक अदद ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री की जाती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आर यू एबल टू से राइट नाउ? तो ये भाई साहब आपका एक ब्रेकर ब्लॉक है, पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, इसमें देखें प्राइस का ना इसको मोमेंटम के साथ तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वहाँ पे हमने ट्रेडिंग व्यू पे भी देखा, इस वक्त की जो सिचुएशन यहाँ पे बड़ी रेंज की हुई थी, तो मोमेंटम के साथ तोड़ा नहीं था, रेंज की, यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर, तो ये वाला सिनेरियो जो है ना ये सही नहीं होता। इस तरह के कंडीशन में ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। ये वाला जो है इसमें फ़र्क देखें, सारी कैंडल्स बिल्कुल आराम से नीचे गिरी हुई हैं, कोई रेंज नहीं है, मतलब सारी रेड कैंडल्स हैं, कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे रेंज नहीं बनाई जिसने, सारा मतलब स्लो मतलब ड्रॉप आया हुआ है थ्रू आउट। अच्छा जी, ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास ये सेल साइड पे है, बेरिश ब्रेकर है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रियल चार्ट के अंदर किस तरह से एक बुलिश ब्रेकर ने वर्क किया है।
एक प्रीवियसली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो बाद में बुलिश ब्रेकर बन गया। एंड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ब्रेकआउट हुआ देन प्राइस ने यहाँ पे रेंज नहीं की, सीधा ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड ऊपर। यहाँ पे कैंडल्स कौन सी देखनी होती हैं, किस कैंडल पे एंट्री होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइकॉफ का बेसिकली जो एंट्री मॉडल है वो आगे आएंगे। ये सारे हैं बेसिकली एसएमसी एंड प्राइस एक्शन बेस्ड, या ये वाला आईसीटी बेस्ड कह लें। फेयर वैल्यू गैप में से किस तरह एंट्री की जा सकती है। कंसेप्ट ये है कि जब कोई बड़ा सारा फेयर वैल्यू गैप बनता है एग्रेसिव मूव्स के दौरान, स्मार्ट मनी ऑफन फेल्स टू रिटर्न टू these gaps before continuing the move। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, पहले मैं आपको जो कैजुअल आइडिया ना वो दे दूँ कि ये होता कैसे, नज़र कैसे आता है। हम इसको ना 15 मिनट में ले जाते हैं और ये एक छोटा सा आप यहाँ पे जो है ना पॉइंट को नोट करें। हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये वाला प्राइस आई, फिल किया, चली गई। यहाँ पे कोई इतना रीजनेबल फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल ही नहीं था। प्राइसेस ने किसको टेस्ट किया, इस अपने आरबीएस एरिया को। इसके बाद मज़ीद आपको पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, इसको प्राइस ने टेस्ट किया और यहाँ से ऊपर, मतलब ये वाला इतना मूव जो यहाँ से आया हुआ है, सेकेंड ड्राइव जो है। फिर इधर अगर देखा जाए तो जब भी प्राइसेस एग्जॉस्ट होती हैं, देखें इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल नहीं किया गया, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिल नहीं किया गया अभी तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ताज़ा जो है वो एक्यूमुलेट करके उठी थी। इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ने के बाद प्राइस में स्टिल अभी इतना मोमेंटम बाकी था कि वो एग्जॉस्ट नहीं हुई। फेयर वैल्यू गैप को भी तब फिल किया जाता है जब प्राइस ऊपर से एग्जॉस्ट हो जाए और उनको नए जिसको कहते हैं ना कि लिक्विडिटी की, नए मोमेंटम की जरूरत हो, फिर प्राइस पुल बैक के लिए आती हैं। इस जगह पे देखा जाए तो ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आके प्राइसेस में प्रॉफिट टेकिंग हुई, ऑफ कोर्स एग्जॉस्शन आई होगी, देन प्राइसेस एक पुल बैक लेती हैं और अपने इस एरिया ऑफ फेयर वैल्यू गैप में आके बिल्कुल एग्जैक्ट देखें, यहाँ से हमें अगेन अप साइड पे एक मूव मिला हुआ है। अब हम कैसे इस मूव को ले सकते थे? देखें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे एंट्री लेने के लिए? मेन मकसद तो एंट्री लेना ना। तो हम इसको अलाइन करेंगे मल्टीपल चीज़ों के साथ। नोट करें यहाँ पे एक अदद सप्लाई को, जो कि अब एक अदद डिमांड बन चुकी है। क्या ये उसी फेयर वैल्यू गैप में आ रही है? बेसिकली इसके बैकएंड पे पता क्या रीज़न है, कोई भी सप्लाई या डिमांड किसी छोटे टाइम फ्रेम की या बड़े टाइम फ्रेम की, मतलब 5 मिनट से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक हो जाए और फेयर वैल्यू गैप वहां पे अवेलेबल हो तो प्राइसेस नेक्स्ट टाइम जब उस एरिया को विजिट करती हैं तो वहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट होता है या एक मूवमेंट पुल बैक वाली एक्सपेक्ट होती है। यानी हो सकता है, अब तो ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम फ्रेम में विजिबल है ना 15 मिनट में, हो सकता है इन सम केसेस कि आप देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो 15 मिनट का अवेलेबल है, लेकिन इधर जो सप्लाई है वो 30 मिनट में पड़ी हो या 5 मिनट में हो, जो बाद में एक डिमांड के तौर पे काम कर रही है। तो जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिखे, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है पुल बैक के लिए, आपको फेयर वैल्यू गैप दिखे, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस साथ साथ कर रहे होंगे, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहे होंगे और इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि यार कोई ऐसा सीन मिल रहा है जिसपे हम एग्जीक्यूशन कर सकें। ऑलवेज रिमेंबर, फेयर वैल्यू गैप्स इटसेल्फ एंट्री के लिए यूज नहीं होते, उनमें हम दूसरा कोई ना कोई कंटेक्स्ट साथ में अलाइन करके फिर एंट्री लेते हैं। ये भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से एंट्री ली जाती है। नाउ स्प्रिंग, सबसे बेस्ट सबसे फेवरेट समझ लें, अब जो काम की चीजें ना वो शुरू होती हैं। वाइकॉफ में एक्यूमुलेशन के अंदर स्प्रिंग पे एंट्री, स्प्रिंग का आपको पता ही क्या होता है, रेंज के अंदर प्राइसेस कुछ लोज को स्वीप करती हैं, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। एंटर आफ्टर स्प्रिंग इज कंफर्म्ड। अब ये बात बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, इसके समझे बगैर समझ लें कि आपका नॉलेज अधूरा है। जब एक स्प्रिंग कंफर्म हो जाए, आ जाए मैदान में,
वैसे तो ये भी एक स्प्रिंग की तरह का ही मूव है, बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन हम इसको चलें छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद आसान हों और हम उनको अच्छे से समझ सकें। किसी भी स्प्रिंग के अंदर जब स्प्रिंग कन्फर्म हो जाता है तब एंट्री ली जाती है। स्प्रिंग कन्फर्म होने से क्या मुराद है कि भाई इस एरिया का, देखें हमने शुरू में बात की थी, पहले एंट्री मॉडल को पढ़ते प्राइसिंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे जाकर रेंज कर रही है। अब अगर मार्केट ने इस रेंज में यहाँ पे नहीं आना, पुल बैक इतना लंबा नहीं देना, यानी इधर से ऊपर जाने का इरादा है, तो आप क्या करेंगे? आप इधर एक स्प्रिंग का वेट करेंगे, ऐसे ही है? क्यों भाई, बताएं जरा। अगर ये एक री एक्यूमुलेशन है तो हम यहाँ पे स्प्रिंग का ही वेट करेंगे ना नीचे को, फिर ही प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर इस फेज बी में जो ये जो रेंज हो रही है, इसके जो क्राइटेरियाज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक्यूमुलेशन से मिल रहे हैं, यानी जब लो पे आती हैं वॉल्यूम बड़े लगते हैं, वो सारा कुछ जो जेनेरिक टेस्ट में हमने पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा है, तो फिर तो ये हम इसमें बायर ही होंगे ना मोस्ट प्रोबेबली, सेलर तो नहीं ना होंगे। सेलिंग तो उसी कंडीशन में होगा ना कि ऊपर से अप थ्रस्ट वगैरह लगे। अगर हम इधर से देख रहे हैं कि अप ट्रेंड के बाद रेंज हो रही है जी, तो किसी भी अप ट्रेंड के बाद आने वाली रेंज को हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद सेलिंग होगी या ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखें ना, ये अप ट्रेंड है, फिर रेंज हुई है, फिर ऊपर चला गया, फिर रेंज हुई है, इसके बाद फिर ऊपर चला गया, ये चीज़ें हैं। अब एक स्प्रिंग कब वैलिडेट होता है, हमारा मकसद अब इस चीज़ को समझना है। और कीजिए, आपके पास एक सपोर्ट का एरिया है या एक ऐसा एरिया जिसके नीचे लिक्विडिटी है, जिसको प्राइस स्वीप कर सकती हैं मेनली। मान लें कि वो एरिया है ये वाला, ये दोनों लोज हैं जिनको प्राइस स्वीप कर सकती हैं, और यहाँ पे आपके पास एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। इधर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात अब आएगी। प्राइस ने क्या किया, आपने इधर एक लाइन लगा ली कि यार ये वाला जो है ना, ये स्वीप होगा तो मैं लिक्विडिटी स्वीप मानूंगा, यानी इसके नीचे से होके मार्केट ऊपर वापस आए तो मैं लिक्विडिटी स्वीप मानूंगा। आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी कैंडल देखें जो प्राइसेस में कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन विक लगाए इन दोनों के नीचे, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे, और इस एरिया को टेस्ट कर दे अगर, तो बहुत ही बेस्ट है। वापस आके इसको क्लोज होना चाहिए यहाँ पे इस लिक्विडिटी वाली लाइन के ऊपर। ये एक कंफर्म्ड लिक्विडिटी स्वीप होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैंडल जिसमें वॉल्यूम तो हाई लग गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो इस डिमांड के अंदर ही आके होगी है, और इसने इन लिक्विडिटी एरिया को स्वीप किया। आप समझें कि यार ये स्वीप हो गया और वॉल्यूम सिर्फ हाई लगा नीचे, तो अब मार्केट रिवर्स होगी तो हम ट्रेड कर लेते हैं। नो वे। एक गाड़ी पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से गुर्रा रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही है, लेकिन उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा, वो चल ही नहीं पा रही, जितनी मर्जी उसको रेस दी जाए वो हिल ही नहीं रही, तो उसका हम ये तो नहीं समझेंगे उसके ऊपर बैठ के चलो यार ये पहाड़ की सैर करवाएगी, वो करवा नहीं सकती। एक कैंडल जिसमें जितना मर्जी बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, वो गुर्रा रही है, जितना मर्जी चीख रही है, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं पा रही, उसको प्राइस एक्शन ही नहीं दिखा रहा वो, तो क्या करेंगे यहाँ पे? समझ रहे हैं ना बात को? इस तरह की कैंडल के बाद हम एक मजीद कैंडल का वेट करते हैं। अगर मतलब इसने इस डिमांड को नहीं तोड़ा और इसमें वॉल्यूम भी हाई है, तो फिर हम एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं जो कि वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे और ग्रीन हो। इस कैंडल का जो रेड यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये रेड कैंडल जो बिल्कुल डिमांड तक आ गया, यानी बेरिश होगी ना ये, इसका वॉल्यूम होना चाहिए अल्ट्रा हाई, बड़ा वॉल्यूम, और जो ये अगली कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम होना चाहिए छोटा, इस तरह से। किससे छोटा? इस प्रीवियस कैंडल से छोटा। याद रखें, कोई भी स्प्रिंग तब कंफर्म होता है जब प्राइसेस किसी भी जगह पे मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस अपनी कंट्रोल लाइन से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दें। यहाँ पे हमारे पास लाइव एक एग्जांपल पड़ी है जिसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आया हूँ इस चार्ट के ऊपर। मेरे दोस्तों देखिए, गौर कीजिए कि यहाँ पे एक स्वीप हुआ है,
जिसमें प्राइसेस कंफर्म कर रही हैं जो लेवल स्वीप हुआ है बार बार उसके ऊपर जा क्लोज हो रही है और वॉल्यूम देखें तो स्टिल हाई है। हाई वॉल्यूम से प्राइसेस ने इस लेवल को स्वीप किया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। अब इस कैंडल के ऊपर अगर एंट्री करना चाहें तो विद द 60% एक्यूरेसी, यानी कैंडल की शेप बता रही है ना कि इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, जस्ट एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, दैट्स ओके, लेकिन माइट बी रिस्की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार छोटी लॉट यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल अगर हमने 5% रिस्क लेना है एक ट्रेड में, तो इस तरह के ट्रेड में 2% का रिस्क ले लेते हैं। अब इसी 2% पर के रिस्क पे लेके ट्रेड आपकी चल रही है, आपने इस कैंडल के 2-4 पे नीचे उसका स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, अब आप वेट करते हैं कि प्राइस आपके डायरेक्शन में जाए ऊपर की तरफ, लेकिन ये रीटेस्ट के लिए नीचे आ जाती हैं। ओके, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आके दोबारा जब ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है और तगड़ी बुलिश क्लोज होती है, तब इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आप यहाँ पे मजीद एंट्रीज लगा सकते हैं। वो जो 3% का आपने रिस्क अभी अपना पेंडिंग रखा था, जिसको आपने एग्जीक्यूट नहीं किया था, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि ये भी एक सिग्नल कैंडल है, ये भी सिग्नल कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है ये ज़रा वीक सिग्नल है, ये वाली कैंडल ज़रा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके ऊपर आप रिस्क लगाएं तो छोटी ट्रेड लगाएं। इस तरह की कैंडल पे अगर आपको ट्रेड मिले तो आप बड़ी लॉट ओपन कर सकते हैं। बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको पता होगा किस कंडीशन में क्या एक्सपेक्ट करना है। ये नहीं कि बस ट्रेड बन रही है तो अंधाधुंध घुसा दो। मैं तो जी एक ट्रेड में $50 का रिस्क लेता हूँ, मैं तो जी अपने रूल के मुताबिक चलूंगा। ये रूल आपको मरवाएंगे इस तरह। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द मार्केट कंडीशंस। एक चेकलिस्ट अपनी जरूर रखनी है, उसके रूल जरूर बनाने हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं हर ट्रेड में इतने परसेंट ही घुसा दूंगा। नो वे। जिस ट्रेड की एक्यूरेसी आपको हाई लग रही है उसमें ज़्यादा रिस्क, जिसकी कम लग रही है उसमें कम रिस्क। बिल्कुल ऐसा करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, कौन नहीं आ रही? ओके, तो इस कैंडल के बनने पर आपने अपना नॉर्मल आप $50 का रिस्क लेते थे, ये थोड़ी सी वीक कैंडल है, इस पर आप $20-30 का रिस्क ले लेंगे, आधा रिस्क ले लेंगे $25। जब ये कैंडल बन गई तो आप नॉर्मल अगर $50 का रिस्क लेते हैं तो इस तरह की कैंडल बनने पे आप $70 का भी रिस्क ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी आपके पास $1000 का अकाउंट है या $2000 का अकाउंट है, आप नॉर्मली उस पर 2.5% का रिस्क लेते हैं। तो जब आपका ये एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो आप उस पर 4% का रिस्क ले सकते हैं, $80 का रिस्क ले सकते हैं। और ये एक स्प्रिंग की निशानी है। स्प्रिंग किसको कहते हैं? लिक्विडिटी स्वीप को। ये रेंज हो रही थी ना सारी इधर, ये रेंज थी, फिर ये वाली रेंज थी, इसको स्वीप करके प्राइस में ऊपर जाना चाहा, बट यहाँ पे देखें ऊपर की साइड पर भी बड़ी आ गई है ना। और टारगेट लेने के लिए मैं जो चीज़ आपको कहता होता हूँ, टारगेट लेने के लिए ऊपर आपके पास कोई रूम ही नहीं है, ये पास ही सप्लाई पड़ी है। यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको वाट लगा देगी। लेकिन इधर आके देखें अगर सिग्नल बना है आपके पास तो यू नो कि ये वाली जो सप्लाई है इसकी तो मैंने आपको एक्यूरेसी भी बताई है, कितने परसेंट एक्यूरेसी वाली ये सप्लाई है। बताएं ज़रा, इस वाली सप्लाई की एक्यूरेसी कितनी होती है? जल्दी करें, बताएं। 50 से भी कम लो, एग्जैक्टली 50 या 50 से कम। इस वाली सप्लाई की एक्यूरेसी कम है, हमें पता है कि इसने काम कोई नहीं करना। यहाँ पे जो सिग्नल बन रहा है इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसको अगर देखें, ये वाली जो सप्लाई इसकी एक्यूरेसी कितनी है अगर ये अनमिटिगेटेड हो? हाई है ना, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है सप्लाई वाली उसको एनगल्फ किया गया नेक्स्ट रेड कैंडल की तरफ से, बट ये मिटिगेटेड हो चुकी है दो दफा। वंस इसने फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया,
सेकंड यहाँ पे फिर मिटिगेट होगी, तो इसकी भी एक्यूरेसी कम हो गई। अब हमें पता है यार यहाँ से सिग्नल बन रहा है एटलीस्ट, फिर भी अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इधर से यहाँ तक हमारे पास टारगेट लेने के लिए एक अच्छा रूम मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे देखें आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये पहली कैंडल आपके पास आई है। अब यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ये आपके पास सप्लाई पड़ी है, ये आपका स्टॉप लॉस है, 2-4 पे इसके नीचे रख लें। 2 RR फिर भी बन रही है। अब इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं लेता, मतलब इस कैंडल पे एंट्री ली नहीं आपने, पहली कैंडल वीक है जी, आप सेकंड यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब सेकंड कैंडल पे एंट्री लेते हुए अगर आप यहाँ पे बैठे रहते हैं इस टारगेट तक, कम से कम यहाँ पे सप्लाई तक बैठे हैं, तो तब आप यहाँ पे इसको जरा नोट करें कि प्राइस ने उसको टैप ही नहीं किया, ऐसे ही नीचे आ गए हैं। अब ऐसे नीचे आ गए, यू आर स्टक इन योर ट्रेड के यार ये तो वापस आ गया, मैं क्या करूँ। आपके पास यहाँ पे एक डिमांड है, आप इस डिमांड पे दोबारा से एक री एंट्री कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। लेकिन खैर री एंट्री वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाते हैं, नहीं की हमने री एंट्री, बस ठीक है बैठे हुए हैं। आपने देखा एक एनगल्फिंग कैंडल आती है और बड़े वॉल्यूम के साथ आती है, ये वाली। आप आराम से बैठे, आप अपना टारगेट यहाँ से उठा के इतनी बड़ी कैंडल को देख के आप अपना टारगेट यहाँ पे कर सकते। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द मार्केट कंडीशंस, राइट। ये एक डिमांड कैंडल बनी है, प्राइसेस ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे उसी तरह का काम किया हुआ है। अब इस डिमांड ने प्राइस को होल्ड करना है, हम इस ट्रेड में बैठे में आराम से, इवन के प्राइस यहाँ पे नीचे तो दोबारा री एंट्री यहाँ से मजीद कुछ लेयर्स डाल सकते हैं सेम लेवल से, और इतनी बड़ी एंगल्फिंग देख के आप इसको अपना एरिया को बढ़ा सकते हैं टारगेट के लिए। और अगर मिनिमम आप यहाँ तक भी रखेंगे तो यू सी के 1.95 RR बन रही है, और एक चूंकि स्प्रिंग ने स्वीप भी किया हुआ है, तो जहाँ तक जाके आपको उसमें कोई भी डाइवर्जेंस का सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप उसमें बैठे रह सकते हैं। और डाइवर्जेंस का सिग्नल लिया मैंने आपको प्रेडिक्टिंग का रिवर्सल बताया हुआ है कि रिवर्सल आपने कब लेना है, या मैंने बल्कि पब्लिक वेबिनार जो था उसमें बताया था कि आप जब भी देखें कि ग्रीन कैंडल्स बनती आ रही हैं, कोई एक रेड कैंडल किसी लास्ट ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दे, तो आप वहां पे एंट्री में से निकल जाएंगे। याद है आपको या भूल गए हैं? ऐसा कहाँ पे हुआ? इधर आके कहाँ पे हुआ? किसी रेड कैंडल ने लास्ट ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दी है किसी ने? किसी एक कैंडल ने भी लास्ट ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दी हो? यहाँ पे भी नहीं है, लो से ऊपर ही है कोई एक कैंडल। नो, दैट्स वाई कंटिन्यू। जहां पे जाके देखें, जहां पे आपको ये मिलेगा वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। वैसे इतना लंबा आप चलाते नहीं, हमें गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रही है, हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आके आपको ये मिले वहां पे ही आप एग्जिट कर सकते हैं। ये आपको मिला है जी, जहाँ पे एक रेड कैंडल एनगल्फिंग लगी है। इतनी लंबी ट्रेड मतलब आप ये चला सकते थे, लेकिन इन इतनी सारी कैंडल को ऑब्जर्व करना, ये देखना इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हम अपना रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं सिर्फ, यार हमें अपना जो है ना 2 RR मिल जाए। लाइक ये पीछे एक बड़ा वो हाई पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ तक इसको रख के अपना काम चलाते हैं। और इसके बाद देखिए रेंज भी इसके बाद स्टार्ट हुई ना काफ़ी लंबी चौड़ी, तो हमारा काम हो गया, बस ठीक है, चलता रहे जिधर मर्जी। तो ये तो है जी स्प्रिंग। अगर अब इसमें देखें, ये लाइन मैंने लगाई है लिक्विडिटी की, अगर ये डोजी कैंडल जो है, ये ड्रैगन फ्लाई या फिर इनमें से कोई कैंडल, बेशक विक जितनी मर्जी लंबी नीचे मार दे, वॉल्यूम भी इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस लाइन से थोड़ी सी नीचे हो जाए तो आपकी ट्रेड नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये इटसेल्फ रिजेक्शन कैंडल भी है और कंफर्मेशन भी यही है, ये दोनों। अब जारी बात है, ये वाली ज़रा कम कंफर्मेशन है, ये वाली ज़रा ज़्यादा पावर वाली है। समझ रहे हैं ना बात को? ये है जी स्प्रिंग बेस्ड एंट्री। अब थ्रस्ट पे एंट्री किस तरह लगाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? लेस कंफर्मेशन होने की वजह यह ना कि वो डोजी है, उसके ऊपर बॉडी छोटी सी है। अगर बड़ी सारी लंबी बॉडी होगी, जैसे बुलिश मारुबुजू कैंडल होती है, तो फिर वो ज़्यादा कंफर्म्ड होगी कि बायर्स वर स्ट्रॉन्ग। ये लास्ट आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। ये 6 जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी की फिर बाद में पढ़ेंगे, बल्कि 7 पढ़ा दूंगा, बाकी फिर जो रह जाएंगे वो कल पढ़ेंगे, ताकि आप साथ साथ चीज़ों को लेके कंटिन्यू भी कर सकें। आपने जो मैं बता रहा हूँ इनकी कम से कम पीछे जाकर डाटा सारा आपने छानबीन करके आपको जो है ना उसमें से ढूंढनी है, एक एक दो दो एंट्रीज सारे मॉडल्स पे, ठीक है।
मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, या मैं आपको ये कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, आपकी अपनी मर्जी है। इफ़ यू विल डू दिस यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। प्राइस ब्रेक्स रेजिस्टेंस, वो हाइज को तोड़ा जाता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होती है कहीं से, या इंटरनल रेंज अप साइड की लिक्विडिटी या हाइज की लिक्विडिटी स्वीप होती है, वहाँ पे एक साइन ऑफ वीकनेस कैंडल बनती है। ये साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है कि प्राइस अप साइड पे अगर लिक्विडिटी स्वीप है ना, देखें ये एक रेंज हो रही है यहाँ पे, अगर तो अगर इस जगह पे जाके हाई की लिक्विडिटी स्वीप होती है और कैंडल इस तरह नीचे क्लोज हो जाती है, तो ये एक साइन है कि ये जो पीछे रेंज चल रही थी ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी और इसके बाद ये अब नीचे आएगी। तो इसलिए इसके बाद इस पूरे सिनेरियो को साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है, ये जो कैंडल ने बनाया कि ये जो रेंज हो रही थी सारी एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसके बाद ये कन्फर्म हो गया इटसेल्फ। ये कैंडल जो है ये साइन ऑफ वीकनेस कहलाई जाएगी। Look for bearish change of character or breakdown after upsurge after distribution, enter on retest। अच्छा, ये और ज़्यादा सेफ्टी कहा गया यहाँ पे कि अगर प्राइस बुलिश है तो यहाँ पे जाके आप देखें रेंज हो रही है, रेंज के अंदर आपको एक स्वीप मिलता है, स्वीप के बाद प्राइस इस तरह नीचे क्लोज होती हैं। अब मान लेंगे प्राइस नीचे आ रही हैं, यहाँ पे इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। अब ये वही चेंज ऑफ करेक्टर प्लस ऑबी रिट्रेसमेंट एंट्री वापस प्रीमियम एरिया में जाती हैं, यहाँ पे आप इसको सेल करेंगे, ये इस तरह से बताया गया। लेकिन वी कैन सेल फ्रॉम राइट दिस अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट हुआ, कैंडल ने कंफर्मेशन दी हमें, यानी एक शूटिंग स्टार। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लाइव मार्केट के अंदर कहीं पर रेंज हो और रेंज का स्वीप हो और वहाँ पे एक शूटिंग स्टार बने, उसके बाद हमें लिक्विडिटी स्वीप भी कंफर्म हो जाए और प्राइस हमें एक अच्छा टारगेट वहाँ से दे दें। लास्ट कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल तो होगा, बट लेट्स डू इट। यहाँ पे ना वैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये स्वीप हुई है इस जगह पे, काफ़ी ये भी सिग्नल है अच्छा, इसी को देख लेते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इन हाइज के ऊपर पड़ी है, प्राइसेस ने जाके इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक अच्छा शूटिंग स्टार बनाया। देखें अब यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं लगा क्योंकि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। असल में ये इसी क्लाइमेटिक कैंडल का टेस्ट हो रहा था और टेस्ट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी जो अवेलेबल थी वो भी स्वीप हो गई और हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई कि यार ठीक है ये शूटिंग स्टार बन गया, तो वी कैन सेल ऑन इट। यहाँ पे सेल नहीं किया किसी ने, कोई मसला नहीं है। दोबारा प्राइस ने डार्क क्लाउड कवर बना के अगेन सिग्नल दे दिया, ग्रीन कैंडल के अंदर लो वॉल्यूम था, रेड के अंदर बढ़ते हुए वॉल्यूम्स थे। ये वाली ग्रीन कैंडल जो है बड़ी कैंडल है, कंपैरेटिवली वॉल्यूम देखें छोटा सा है ना, तो ये आपकी एक समझ लें कि अप थ्रस्ट है, लेकिन ये अप थ्रस्ट याद रखें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से स्वीप नहीं की हुई, ये इंटरनल में ही है। बट अगर आप यहाँ से एंट्री लगाते हैं तो आपकी ये तो लिक्विडिटी है, ये डिमांड है लास्ट पे जो पड़ी हुई है, क्यों भाई यही डिमांड है ना आपकी, इसको तो कोई डिमांड नहीं समझ रहा। अगर किसी को लग रहा है तो कौन सी डिमांड है, ये 1 है और ये 2 है, बताएं ज़रा। दोनों वैलिड है, 1 2 लिख दें, 2 वैलिड है 2 लिख दें, 1 वैलिड है 1 लिख दें, जिसको जो लग रहा है वो लिख दें। अच्छा जी, कोई ऐसा बंदा जो कहे जी 1 भी वैलिड है, कोई इतना साइंसदान है यहाँ पे? अच्छा जी, एक साइंसदान ने 3 कह दिया, वो 3 पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए हैं वो, लेकिन उन्होंने कह दिया खैर 3, चले 2 ही वैलिड है बिल्कुल, इसलिए हमारा ये टारगेट होगा नेक्स्ट, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करेंगे इसके बाद। दिस इज द अप थ्रस्ट बेस्ड एंट्री। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री क्या होती है, जो आपने ऑलरेडी ये पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका मैं आपको क्लीन रूल बताता हूँ कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था भाई, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, नीचे को ब्रेक होता है, पहले ये बनता है ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर के बाद दोबारा प्राइसेस को उसी तरह जैसे मोमेंटम के साथ नीचे तोड़ा था ना, इसी तरह वापस ऊपर तोड़ देती हैं। अब ऊपर तोड़ने के बाद यही एरिया जो पहले एक अदद ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर में शिफ्ट हुआ था, अब दोबारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा एंड यहाँ से ही एक्सपेक्टेशन होगी। कुछ समझ आई है? ब्रेकर ब्लॉक के बाद प्राइसेस जब दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम्ड में कन्वर्ट करती हैं, तब वहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ये सारे एंट्री मॉडल्स ऐसे यहाँ पे मेंशन हैं ऑलरेडी, मेनली हमने जो वाइकऑफ के अभी ये पढ़ रहे हैं ये मैटर करते हैं।
और ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से जो एंट्री है भाई साहब यहाँ पे को मिल जाएगी, बुलिश एंट्री है। उसके बाद हमारे पास बेरिश एंट्री, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री है, मिटिगेशन एंट्री है, और मिटिगेशन या रिक्लेम्ड में से मिलता जुलता ही है। ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल का भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जनाब मॉड्यूल नंबर 9, अच्छा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक या जो प्रोपल्जन ब्लॉक है, मिटिगेशन एंट्री जो है, इसको देखें तो ये इस तरह से होता है, बल्कि इधर लाइव में देख लेते हैं, इधर पता नहीं क्या करना पड़ेगा हमें। एक ऑर्डर ब्लॉक था जो नीचे को ब्रेक हुआ, दोबारा वापस ऊपर को ब्रेक हो गया, तो प्राइस ने वहां से मतलब बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना, एक एरिया ऑफ सप्लाई, प्राइस ने इसको ऊपर को ब्रेक कर दिया, वापस नीचे आई तो इसी जगह से इसी को टच करके दोबारा ऊपर को मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। इसी तरह एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, अगर प्राइस उसको ब्रेक कर दें ऊपर की साइड पे और दोबारा नीचे की साइड पे ब्रेक कर दें, अब एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये ऊपर को ब्रेक हो गया, वापस आ गई मार्केट, नीचे को ब्रेक हुआ, तो अब इसी एरिया से दोबारा डाउन साइड में मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। समझ आई है कि नहीं आई? क्यों भाई, आ गई है? जी सर आ गई, ठीक है जी, डन जी, वेरी गुड, वेल डन। तो ये आपके जो हैं वो मॉडल्स हैं अभी तक जो आपने पढ़े, रिक्लेम्ड एंट्री तक, 7th नंबर एंट्री तक आपने पढ़ा। बाकी के जो हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वो जो है एक दफ़ा कैंडल स्टिक्स को भी देख लेंगे, सारी जो भी हमारी सिग्नल कैंडल्स हैं, फिर हम फंडेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपके लिए काफ़ी है, बाकी का जो है ज़्यादा बर्डन नहीं बनाते, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।